केले जैसी गाड़ी। राजनगर में मॉडल नाम का एक बहुत अच्छा स्कूल था। वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी। वहाँ की पढ़ाई बहुत ही अच्छी थी। राजनगर का हर कोई इंसान अपने बच्चों को वहीं पढ़ाना चाहता था। इसी स्कूल में विजय का बेटा राजू भी पढ़ता था। एक दिन राजू अपने पापा से कहता है, पापा, अगले महीने मेरे स्कूल में एनुअल फंक्शन है। बहुत अच्छे बेटा, क्या तुम भी किसी एक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो? नहीं पापा, टीचर ने मुझे ऑफर किया था पर मैंने मना कर दिया। क्यों? तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें तो पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। पर पापा, सभी बच्चों के पापा बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और हमारे पास गाड़ी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा है हम फंक्शन में नहीं जाएंगे, वरना दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। विजय राजू को कुछ कहने लगते हैं, लेकिन वह चुप हो जाते हैं। विजय, जो खुद एक अच्छे कार मैकेनिक थे, एक तरकीब लगाते हैं और बहुत कम पैसों में एक गाड़ी खरीद लेते हैं और 3-4 दिन प्लानिंग करने के बाद उसे वो मॉडिफाई करते हैं। और एक दिन आकर वह अपने बेटे राजू से कहते हैं, राजू बेटा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बेटा, हम अगले महीने स्कूल के फंक्शन में अपनी गाड़ी में बैठकर जाएंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ। सच पापा? हाँ बेटा, मेरा विश्वास करो। अब तुम भी स्कूल के फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है पापा, मैं कल ही टीचर को अपना नाम लिखवा दूंगा। राजू अपने फंक्शन की तैयारी करने लगता है और इधर विजय कड़ी मेहनत से बहुत कम पैसों में एक बेहतरीन कार बना देता है। उस कार की खासियत थी उसका रंग और रूप। और ठीक फंक्शन से एक दिन पहले, राजू बेटा, घर से बाहर आओ, देखो अपनी नई कार। सच पापा? राजू जब घर से बाहर आकर अपनी कार देखता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। विजय ने कार को केले जैसा रंग रूप दिया था, जिससे वो बहुत ही अद्भुत दिख रही थी। अगले दिन राजू अपने पापा के साथ केले जैसी कार में स्कूल गया। रास्ते में सभी लोग उस कार को निहार रहे थे। राजू के सभी दोस्तों ने उस कार की बहुत तारीफ की और राजू ने भी फंक्शन में अपना पार्टिसिपेशन बहुत अच्छे से किया। इस तरह राजू और विजय दोनों की मेहनत रंग लाई और दोनों ने अपनी मेहनत से उस दिन को एक सफल दिन में बदल दिया। मनोज एक लापरवाह नौजवान था। उसका स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। उसके पिता के पास एक ट्रैक्टर था जिसे वह चलाना बंद कर चुके थे। मनोज की मां मनोज से बार बार कहती थी, बेटा मनोज, तुम्हें इस ट्रैक्टर को काम में लाना चाहिए। अब बड़े हो गए हो, कुछ कमाई करो। अरे माँ, अभी तो मैं 25 साल का हूँ, अभी से कमाई के बारे में क्यों सोचूं? आप तो बूढ़े हो गए हो। मुझे लगता है आपको और पिताजी को कहीं तीर्थ यात्रा के लिए चले जाना चाहिए। मनोज ने अपने माता पिता की एक ना सुनी और अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। इन बातों से दुखी होकर मनोज के माता पिता तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। अच्छा हुआ माँ और पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए। अब मैं अपनी प्यारी मधु से खूब मिलूंगा और उससे शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद मनोज मधु के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। यह देखकर मधु के पिता ने कहा, बेटा, तुम कुछ काम तो करते नहीं, फिर घर कैसे चलाओगे? जी, मेरे पास एक ट्रैक्टर है, मैं उसे किराए पर दे दूंगा या खुद उसे चलाऊंगा, कमाई हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को देश विदेश की सैर करवा सकते हो? क्या तुम उसे खुश रख पाओगे? हाँ हाँ पिताजी, आप इसकी परवाह ना करें, वो सब हो जाएगा। मनोज ने पैसों के लिए अपना घर बेच दिया। घर बेचकर मनोज ने ट्रैक्टर के पीछे ट्राली लगाकर एक चलता फिरता घर बना दिया और सारा सामान ट्रैक्टर में डाल दिया और मधु से कहा, मधु देखो हमारे पास कितने पैसे हैं, शादी के बाद हम ट्रैक्टर पर ही अपनी गृहस्थी बसाएंगे। मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। देखो मैंने ट्रैक्टर में कितना अच्छा घर बना दिया है। मनोज और मधु की शादी हो जाती है। दोनों अपने ट्रैक्टर पर अलग अलग जगह घूमते हैं। जो जगह उन्हें पसंद आती वहाँ कुछ दिन के लिए रुक जाते हैं। लेकिन मनोज की गुस्से की आदत की वजह से हर कहीं उसका झगड़ा होता है। यह देखकर मधु कहती है, अरे तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो? ऐसे तो हम सबको अपना दुश्मन बना लेंगे। कुछ तो सोचो, अब हम माँ बाप बनने वाले हैं
और तुम हो कि अब तक बच्चों की तरह लड़ाई करते रहते हो। अच्छा बाबा, अब ऐसा नहीं करूँगा। चलो कुछ दिन के लिए अपने गांव चलते हैं। गांव पहुंचते ही मनोज हमेशा की तरह अपना ट्रैक्टर अपने घर के आगे खड़ा कर देता है। यह देखकर घर के नए मालिक राजू की पत्नी बाहर आती है। अरे अरे, ये मुंह उठाए कहाँ चले आ रहे हो? भूल गए अब ये घर हमारा है, चलो जाओ यहाँ से। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने आप लोगों को घर बेचा है, बाहर की जगह नहीं। मैं अपना ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूँगा। बहस इतनी बढ़ जाती है कि गांव के सरपंच को आना पड़ता है। यह देखकर मधु के पिता कहते हैं, बेटा मेरा घर भी तो तुम्हारा ही घर है, ये ट्रैक्टर तुम मेरे घर के बाहर खड़ा कर लो। यूं बेवजह किसी से झगड़ा क्यों करते हो? बुरा मत मानिए, आपका घर मेरा घर नहीं है, वह तो मेरा ससुराल है। मैं तो ट्रैक्टर यहीं खड़ा करूंगा। यह सुनकर मधु के पिता कहते हैं, देखो तुमने गृहस्थी शुरू करने के लिए अपना घर बेच दिया, लेकिन अब इस गलती का सुधार करो और ट्रैक्टर से काम करो और खुद पैसे कमाकर अपना खुद का पक्का घर बनाओ। ठीक है पिताजी, मैं समझ गया, अब से मैं यही करूंगा। अब मनोज की समझ में आ चुका था कि ट्रैक्टर पे चलते फिरते घर से कभी गृहस्थी नहीं बसती, उसके लिए एक स्थायी मकान होना आवश्यक है। जादुई भैंस। रामदीन एक ग्वाला था, उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं। उन भैंसों का दूध निकालकर वह शहर ले जाकर बेचता। रामदीन बाकी गांव वालों के साथ बस्ती में रहा करता था, लेकिन वह सभी ग्वालों से अलग अपनी भैंसों से बहुत प्यार किया करता था। वह सिर्फ अपनी भैंसों का ही नहीं बल्कि बस्ती की सभी भैंसों का ख्याल रखता था। अरे दुखीराम, इन भैंसों को क्यों मार रहे हो? देखो रामदीन, मुझे शिक्षा मत दो। कितनी ढीठ भैंस है ये, कब से खोला है, चल ही नहीं रही चरने के लिए। अरे भाई, जरा प्यार से एक बार इसकी पीठ पर हाथ तो फेरो, देखना कैसे चल पड़ेगी। रामदीन ने जैसे ही भैंस की पीठ पर हाथ फेरा, वह वहां से उठकर घास चरने के लिए मैदान की ओर चली गई। एक दिन जब रामदीन अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ी वाले मैदान से घास चराकर घर के लिए वापस ला रहा था, तभी उसने देखा कि नाले में से किसी भैंस के रंभाने की आवाज आ रही है। उसने भागकर देखा तो कमलू की बूढ़ी भैंस वहां गिरी पड़ी थी। वो भागकर कमलू के पास गया। अरे कमलू, तुम्हारी भैंस नाले में गिरी है, चलो चलकर उसे बचाओ वरना वो मर जाएगी। अरे तो ठीक है ना, मरती है तो मर जाए, वैसे भी उस बूढ़ी भैंस का मैं क्या करूँगा, दूध वो तो देती नहीं है, चारा डबल खाती है। कैसे आदमी हो तुम कमलू? उस भैंस का दूध बेचकर तुमने इतना पैसा कमाया, इतनी सारी भैंसें खरीदी और अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ तो दया करो। हाँ हाँ, तुम्हें दया आ रही है, जाओ तुम जाकर बचा लो उसे। रामदीन गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ मजदूरों को लेकर उस बूढ़ी भैंस को नाले से बाहर निकालता है और अपनी भैंस के साथ अपने तबेले में रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ ही दिनों में भैंस बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। एक दिन रामदीन जब तबेले में भैंसों को चारा देने गया, तभी उसे आवाज आई। रामदीन देखकर हैरान हो गया कि उस बूढ़ी भैंस के थनों से लगातार दूध निकलता जा रहा है। देखते ही देखते दूध के सभी बर्तन भरते चले गए, लेकिन दूध बहना बंद नहीं हुआ। रामदीन हैरान था। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है, बूढ़ी भैंस के थनों से दूध। यह देखकर बूढ़ी भैंस बोली, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाकर मेरी रक्षा की है। मैं एक जादुई भैंस हूँ, मेरे थनों का दूध कभी खत्म नहीं होगा। अरे भैंस जी, अब तो दूध देना बंद कर दो, सभी बर्तन भर गए, अब कल दूध देना। रामदीन के ऐसा कहते ही भैंस का दूध बंद हो गया और उस दिन से जब रामदीन बोलता तो वह जादुई भैंस जितना रामदीन को चाहिए होता उतना दूध दे देती। रामदीन अब सबसे अधिक दूध बेचने लगा और अमीर होता चला गया।
जब भी कोई उससे इसका राज पूछता तो वह कहता, यह तो मेरी इस बूढ़ी जादुई भैंस का कमाल है। गोविंदपुर नामक एक गांव में चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हुआ करते थे। सरकार के कहने पर गांव के सरपंच ने उन पहाड़ों को गिरवाकर गांव वालों के लिए घर बनवाना चाहते थे। सरपंच उनके बड़े बेटे चेतन से कहते हैं, चेतन, इन पहाड़ों को गिराने के लिए ड्रिलिंग मशीन में काम करने वाले लोग चाहिए। तुरंत ड्रिलिंग मशीन से काम करने वालों को काम पे लगा दो। इस तरह से बहुत सारे लोग ड्रिलिंग मशीन लेकर पहाड़ खोदने शुरू कर दिए। इसी तरह बहुत दिनों तक काम चलता रहा। चेतन, ड्रिलिंग मशीन वालों को जल्द से जल्द काम खत्म करने के लिए बोलो, नहीं तो सरकार फंड रिलीज नहीं करेगी। एक दिन ड्रिलिंग का काम चलते समय एक ड्रिलिंग वाले को पहाड़ के अंदर सोना दिखाई दिया। ये बात सरपंच तक पहुंच गया और सरपंच तुरंत सारे ड्रिलिंग मशीन वालों को घर भेज दिया। चेतन, हमें इस सोने की खदान को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। कल गांव के लोगों के साथ एक समावेश के आयोजन करो। ऐसा बोलकर सरपंच ने गांव के सभी लोगों को एक अहम बात बताने के लिए बुलवाया। सरकार ने हमें नोटिस भेजी है कि घर बनाने की योजना रद्द कर दी गई है, क्योंकि सरकार के पास फंड ज्यादा नहीं है। आप लोग घबराइए नहीं, मैं कल शहर जाकर सरकार से बात करूंगा। ऐसे ही झूठ बोलकर सरपंच ने गांव वालों को धोखा दे दिया। चेतन, शहर से ड्रिलिंग करने वालों को बुलवाकर ड्रिलिंग की काम शुरू करवा दो। कोई अगर पूछे तो ये बता देना कि हमें कुछ भी नहीं पता है, ये सरकार की तरफ से भेजे हुए आदमी हैं। उस गांव में वरुण नाम का एक वकील रहता था। ये सब देखकर उनके मन में शक पैदा हुआ। उसे पता चल गया था कि सरपंच ने सोने को हड़पने के लिए ये सब नाटक रचाया है। वरुण शहर जाकर आईएएस को कंप्लेंट कर दिया और आईएएस गांव आकर सरपंच से पूछा कि सरपंच जी, घर बनाने का काम क्यों रुकवा दी? सरकार की तरफ से तो ये हिदायत दी गई थी कि अगले महीने तक घर बनाने की काम खत्म हो जानी चाहिए, मगर ये नहीं हुआ। तुम जैसे लालची लोग सरपंच के नाम पे धब्बा हो। जल्द ही तुम्हें सरपंच के ओहदे से निकाला जाएगा। और गांव वालों, आप लोग चिंता मत कीजिए, जल्द ही आप लोगों का घर बनाने का काम शुरू करवाता हूँ। ये बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। वरुण और आईएएस ऑफिसर की जय जयकार करने लगे। Please subscribe.